मेरा नाम शहला है और मैं चकवाल के नवाही गांव में रहती हूँ। मैं बहुत हुसैन और जमील लड़की हूँ और मेरे बाल छोटी सी उम्र में भी बहुत लंबे और घने थे, जो कि मेरी खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। अहमद मेरी खाला का बेटा था और मेरा हम उम्र था। बचपन से हम स्कूल इकट्ठे पढ़ते आए, लेकिन प्राइमरी के बाद वो लड़कों के स्कूल में चला गया और मैं लड़कियों के स्कूल में। छठी जमात में मुझे दुनियादारी की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी, लेकिन ये मोहब्बत और प्यार के किस्से समझने से कासिर थी। अहमद बचपन से ही मेरे नाज और निखरे उठाता आ रहा था और अब तो हम काफी बड़े हो गए थे। अहमद को स्कूल से छठी होती तो वो अपने घर नहीं जाता था, बल्कि रास्ते में ही मेरा इंतजार करता, और जब मुझे छठी होती तो फिर हम दोनों मिलकर घर आते थे। स्कूल से वापसी पे हमारा घर पहले आता था। अहमद का घर दूर था, यानी गांव के दूसरे कोने पे था, इसलिए अहमद मेरे साथ ही हमारे घर आ जाता। उम्मी का भांजा था, इसलिए उम्मी अहमद का बहुत ख्याल रखती थी, इसे खाना देती और कोई चीज अपने बच्चों को देती तो साथ अहमद को भी देती। खेलते कूदते दिन गुजर गए और हम मैट्रिक में हो गए और अब हम काफी बड़े हो गए थे। अहमद सांवली सी शक्ल और सूरत का था, जबकि मुझे उम्मी अबू परी कहते थे और मैं खुद को हूर ही समझ लेती थी। वैसे भी मैं हुसैन और जमील लड़की थी, सुर्ख और सफेद रंगत, मोटी मोटी आंखें, लंबा नाक, लंबे बाल और कद भी आम लड़कियों से लंबा ही था। अहमद मुझे हसरत भरी निगाहों से देखा करता था और मेरे करीब करीब रहा करता था। कभी मेरे लिए चूड़ियां ले आता, कभी खाने पीने की चीजें, और मैं खुशी खुशी ले लेती थी, क्योंकि कजिन था, खाला का बेटा था। अहमद मेरे हसन की तारीफें करने लगा था, क्योंकि मैं गुलाब की कुल्ली से फूल बुनती जा रही थी। एक दिन अहमद ने इजहार कर ही दिया कि शहला अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने तंजिया लहजे में कहा कि मैं अच्छी ही हूँ, कौन सा बुरी हूँ। अहमद सटपटा गया, फिर हिम्मत करके बोला कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करूंगा। मैं ये सुनते ही गुस्सा हो गई कि ये क्या बदतमीजी है। वो चूड़ियां और खाने पीने की चीजों के एवज आप मुझे खरीद रहे हैं। अहमद डर गया और फौरन बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैंने ऐसे कह दिया। मैंने अहमद को कहा कि ये अब चीजें चूड़ियां लेकर देते हो तो मैं कजिन समझ के ले लेती हूँ। अगर कोई गलत रंग दिया तो कभी तुमसे बात भी नहीं करूंगी। नासमझ उम्र थी, प्यार वियर का कहाँ इल्म था कि ये क्या बिला होता है। लेकिन अहमद सचमुच में मुझे चाहने लगा था और मैं बस इसे खाला का बेटा ही समझती थी। हम मैट्रिक पास कर गए और मैंने आगे कॉलेज में दाखिला ले लिया, जबकि अहमद ने भी कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन अहमद हमारे घर आया और मुझसे बातें करने लगा। अब वो एहतियात से सुलझी सुलझी बातें करता था, शायद इसे मेरे गुस्से का अंदाजा हो गया था। अहमद कहने लगा कि शहला अब किस लड़के से शादी करेंगी, मसलन कैसा हो, क्या काम करता हो। मैंने ऐसे ही बता दिया कि मैं तो किसी फौजी से शादी करूंगी। अहमद चला गया और मैं अपनी पढ़ाई में मगन हो गई। कोई 6 माह तक अहमद हमारे घर ना आया। मुझे हमदुरी होने लगी कि अब अहमद हमारे घर क्यों नहीं आता, शायद नाराज हो गया मुझसे। फिर सोचती कि मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं। जब एक बार गुस्सा किया था तब तो वो आता रहा था हमारे घर। फिर मुझे पता चला कि अहमद ने कॉलेज छोड़ दिया है और फौजी ट्रेनिंग कर रहा है। आखिर वो फौजी बन गया और फौज में चला गया। मुझे अब इसकी थोड़ी थोड़ी याद आती थी, लेकिन मोहब्बत नहीं थी, इससे शायद मेरे मन को नहीं भाता था। इसने फौज में जाकर अपने घर वालों कहा कि शहला का रिश्ता मांगने जाएं, मगर वहां नवां कटा खिल गया। अहमद की मंगी इसके बाप ने बचपन में ही अपनी भांजी से की हुई थी। अहमद की उम्मी यानी मेरी खाला कहती कि वो अहमद के लिए अपनी भांजी शहला लेगी, जबकि अहमद का अबू कहता कि मैंने अहमद की मंगी बचपन में ही अपनी भांजी रूबीना से की हुई है। झगड़ा चल गया और बात हमारी पूरी बरादरी में फैल गई। अहमद की फूफो बहुत झगड़ालू औरत थी और जब इसे इल्म हुआ कि अहमद शहला से शादी करना चाहता है तो इसने अफरातफरी मचा के रख दी। मुझे अपने घर में बातें होती तो पता चल जाता। अहमद डट गया अपने बाप के सामने और हतमी फैसला कर दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ शहला से यानी मुझसे करेगा, वरना शादी करेगा ही नहीं। अहमद फौज से घर छठी पे आया तो हमारे घर भी आया और मुझसे कहने लगा कि शहला आपको फौजी पसंद था ना, देख आपके सामने फौजी ही खड़ा है। मैं भी दिल से अहमद के साथ शादी करने पे राजी थी, मगर बड़ों के मामलात में कैसे टांग उड़ाती। अहमद पे बहुत जोर डाला गया कि वो फूफो की बेटी से शादी कर ले, लेकिन वो ना माना। वो कहता कि शादी सिर्फ शहला से ही करूंगा बस। अहमद का ट्रांसफर सियाचिन में हो रहा था और वहां की लोग बातें करते थे कि वहां से वापस कोई कोई ही जिंदा बच के आता है। मालूम नहीं कैसी ड्यूटी होती है। आर्मी की गाड़ी अहमद को लेने आई हुई थी और उन लोगों ने कह दिया था कि आपका अहमद से कोई राब्ता नहीं हो पाएगा, हम मिशन पे जा रहे हैं।
सब रिश्तेदार अहमद के घर में जमा हो गए थे, जैसे दुनिया से जाने वाले का आखिरी दीदार किया जाता है। अहमद ने रुखसत होने से कबल अपने माँ बाप को कहा कि आप मेरी मंगी शहला से कर देते तो मैं मिशन आसानी से पूरा करके लूटता, क्योंकि मुझे शहला की फिक्र होनी थी। लेकिन बड़े भी बड़े सख्त होते हैं, औलाद की खुशियां नहीं देखते, बस अपनी फटी पुरानी रत ही देखते हैं। अहमद सियाचिन चला गया और फिर अहमद की फूफो ने हमारे घर वालों से लड़ाई शुरू कर दी कि मेरी बेटी की मंगनी हुई है बचपन में अहमद के साथ और आप लोग जबरदस्ती टांग उड़ा रहे हो। दरमियान में मेरे घर वाले कहते कि हमें तो किसी बात का इल्म भी नहीं है। अहमद की फूफो ने मुझ पे गलत इल्जामात लगा दिए कि आपकी बेटी शहला के अहमद के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, इसलिए अहमद शहला के साथ शादी करना चाहता है। मेरी माँ मेरे लिए ढाल बन गई कि अहमद मेरा भांजा है और वो बचपन से शहला के साथ खेलता रहा है। वो ऐसा लड़का नहीं है और हमारी बेटी भी ऐसी नहीं है। मेरे सब रिश्तेदार भी मेरी तारीफ करने लगे कि शहला अच्छी और नेक सीरत लड़की है। अहमद की फूफो सिर्फ अपनी बेटी का रिश्ता अहमद को देने के लिए शहला की किरदार कशी कर रही है। अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया और मैं रुस्वा होने के बजाय नेक निगाहों में आ गई, जिसका अहमद की फूफो को बहुत रंज था। अहमद सियाचिन से वापस छठी पे आया तो हमारे घर भी आया और इसे सारी सूरत हाल का पता चला तो इसने सबको साफ अल्फाज में कह दिया कि वो शादी सिर्फ शहला के साथ ही करेगा। इस दौरान मेरी नानी अल्लाह को प्यारी हो गई और हम लोग सब नाना के घर जमा हो गए। अहमद लोग भी वहां थे। मेरा एक ही मामू था और वो गैर शादीशुदा था। नाना की जमीन बहुत थी। अहमद की फूफो भी वहां मौजूद थी। नानी की कुलखानी के बाद उम्मी और खाला यानी अहमद की उम्मी ने ऐसे बात की आपस की हम उम्र औरतों में कि हमारा भाई अकेला रह गया है तो इसकी शादी का अब सोचा जाए, क्योंकि नाना की पहले वफात हो चुकी थी और नानी अब रुखसत हो गई थी और इतने बड़े घर में मामू अकेला रह गया है। उन औरतों में अहमद की फूफो भी मौजूद थी। सब अपने अपने घरों को चले गए तो अहमद की फूफो ने बगैर किसी से पूछे अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी कि मेरे मामू के साथ अपनी बेटी की शादी कर देगी। अहमद की फूफो की नीयत खराब थी कि मामू की इतनी जमीन है, इतना बड़ा घर है, तो कोई और लड़की आकर मालिक बनेगी। अहमद तो इसकी बेटी से शादी करता नहीं था। जब मामू को खबर हुई कि अहमद की फूफो तो शादी की तैयारी कर रही है तो मामू बहुत गुस्सा हुआ कि मेरी जिंदगी है और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। मामू उम्मी के पास आया तो उम्मी कहने लगी कि मुझे तो इल्म भी नहीं। अहमद की उम्मी से पूछा गया तो इसने भी कहा कि मुझे तो इल्म नहीं। मामू ने सब रिश्तेदारों के सामने कह दिया कि वो ये शादी नहीं करेगा। जब अहमद की फूफो को पता चला तो इसने हंगामा बर्पा कर दिया कि अहमद भी मेरी बेटी से शादी नहीं करता, जबकि हसन भी नहीं करता। आखिर मेरी बेटी में कमी किया है। सब रिश्तेदारों ने समझाया कि बेटी का नसीब होता है, जहां पे मिल जाए, जबरदस्ती रिश्ते नहीं हुआ करते। अहमद की फूफो की किसी और पे जब न चली तो इसने एक बार फिर मुझ पर गलत इल्जामात की बौछार कर दी कि शहला गलत लड़की है, इसकी कई लड़कों के साथ यारियन हैं, ये है वो है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत बख्शी और खानदान वाले समझ गए कि ये पागल औरत ऐसे बोझ निकाल रही है। जब अहमद की फूफो की कहीं पे दाल ना घुली तो वो गलत रास्तों पे चल पड़ी और उसने जादू टोने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने अहमद पे काला जादू करवाया और अहमद ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। मैं ही की बकी रह गई, लेकिन मुझे अहमद से कोई मोहब्बत न थी, बस खाला का बेटा होने के नाते एक रस्मन सी लगन जरूर थी। फिर अहमद की फूफो ने मेरे ऊपर काला जादू करवा दिया। इस वक्त में सेकंड ईयर की तलबा थी। मेरे सर में दर्द रहने लगा और सेहत गिरने लगी और मैं अक्सर बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई। इस दौरान मेरे मामू ने खानदान ने किसी और लड़की से शादी कर ली और अहमद की फूफो ने मेरे मामू पर भी काला जादू करवा दिया और मेरा मामू भी बीमार रहने लगा। मुझे काफी पैरों को दिखाया गया और हिसाब करवाया गया तो पता चला कि मुझ पे काला जादू करवाया गया है और करवाने वाली एक औरत है जो कि आपकी अपनी है, और जो निशानियां बताई गईं वो सब अहमद की फूफो की थी। अहमद की फूफो का नाम नसीम था और मेरी एक बड़ी बहन और मेरी एक खाला नसीम के बेटों से ब्याही हुई थी। पहले से ही बड़ा क्लोजिंग रिश्ता था हमारा अहमद की फूफो नसीम से। नसीम के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा मेरा खालू, छोटा बेटा मेरा बहनोई और छोटे 2 बेटे गैर शादीशुदा थे। नसीम का सबसे छोटा बेटा आसिम मेरा हम उम्र था और सांवली सी शक्ल और सूरत का मालिक था। आसिम ने ना जाने कहां से मेरा नंबर ले लिया और मुझे मैसेज करने लगा। पहले तो मैं इग्नोर करती रही, फिर मैंने रिप्लाई करके पूछा कौन है।
तो इसने अपना तारुफ करवाया तो मुझे गुस्सा आया कि आप लोगों ने तो पहले मुझे रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया और मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया है, अब किया है। आसिम मीठी मीठी बातें करने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे आप लोगों को रिश्तेदार भड़काते हैं और हमारे खिलाफ करते हैं। मैं उन दिनों तन्हा तन्हा थी और सच में मुझे इस वक्त किसी सहारे की जरूरत थी। मैं ऐसे दिल बहलाने के लिए आसिम से मैसेजेस पे चीट करने लगी और आसिम मेरे करीब आता चला गया। आसिम से मेरी बात पहले तो मैसेजेस पे होती रही, फिर रफ्ता रफ्ता हमारी कॉल पे बात होने लगी। मैं उन दिनों बिल्कुल ही टूट चुकी थी। शायद अहमद से शादी ना होने का गम था कि काला जादू जो अहमद की फूफो ने मुझ पे करवाया, इसका असर था। मेरी तबीयत बेचैन रहती थी, तब मुझे आसिम की सूरत वक्ती सहारा मिल गया था। चलू दिल बहल जाएगा, यही सोच के आसिम के साथ कॉल्स करने लग गई। हम देहाती लोग थे और खेतों में आना जाना लगा रहता था। आसिम भी खेती बाड़ी करता था। आसिम सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा था, लेकिन पढ़ाई ने इस पे कुछ खास असर नहीं डाला था। देखने से ऐसे लगता था कि जैसे चिट्टा अनपढ़ है और शक्ल और सूरत भी सादा सी थी। ऊपर से कपड़े भी फीके से रंग के पहनता था। लेकिन बस मैं नादीदा तौर पे इसकी बातों में आती चली गई। शायद जवानी के दिन थे और हर लड़की के साथ ऐसा हो जाता है कि 17-18 बरस की उम्र में हर लड़की अपने शहजादे के ख्वाब देखने शुरू कर देती है। आसिम से बातचीत चलती रही और मुझे भी सहारा मिल गया था। पहले बता चुकी हूं कि आसिम मेरी बड़ी बहन का देवर था। आसिम ने मुझे कहा कि शहला मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। इस काबिल तो नहीं था वो कि मुझ जैसी सुंदर लड़की इसके नसीब में होती, लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए हाँ कर दी कि अपने घर वालों से बात करो हमारी शादी के बारे। इसने अपने घर वालों से मेरे बारे बात की ही नहीं, लेकिन मुझे कहता कि करता हूं, कराता हूं, और मैं ना चाहते हुए भी इसकी तरफ खींची चली गई। आसिम जिद करने लगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं डरती थी मिलने से। आसिम ने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दिन हमारे घर में कोई नहीं था और मैं आसिम को अपने घर बुला लिया। आसिम मेरा हाथ पकड़ के कहता कि माशाल्लाह, हाथ कितने सुंदर है। हम काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के बातें करते रहे, फिर वो चला गया। मेरी आसिम से बल्कि किसी भी मर्द से ये पहली मुलाकात थी तन्हाई में। इस चंद मिनट की मुलाकात ने मेरे दिल और दिमाग पे गहरे नक्श छोड़े और मैं आसिम की दीवानी होती चली गई। मुझे आसिम अच्छा लगने लगा। मेरी सेहत भी काफी संभल गई थी और मैं नए नए सूट पहनने लगी। आसिम मेरी तारीफें करता कि माशाल्लाह परी लग रही है। वैसे भी लड़कियों की तारीफ करना इनको सोने का तमगा देने के मुतरादिफ होता है। मेरी एक आदत थी कि मैं सूट के साथ दोपट्टा मैचिंग नहीं करती थी, बल्कि सूट कैसा भी होता, दोपट्टा काला, लाल, सुर्ख या फिर पीला, ऐसे रंगदार दोपट्टे मुझे बहुत सूट करते थे। आसिम ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि रात के वक्त घर से बाहर मिलो, ढेरों बातें करना चाहता हूँ। मैं भोली इसकी मोहब्बत में अंधी ने हामी भर लई और फिर हमारे घर के सामने बड़ा बड़ा कद आवर बाजरा था, वहां पे मैं रात के वक्त आसिम को मिलने गई। आसिम इस बाजरे में आके बैठ गया रात को और मुझे काल की आजाव में जाने लगी तो आसिम की काल आई के बाजरे से सांप निकल आया है। मैं तो डर गई, वैसे भी मैं सांपों से बहुत डरती थी। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगी। आसिम ने कहा कि मेरे आपके घर के थोड़े पास आ जाता हूं। मैंने कहा ठीक है, आ जाए। वो हमारे घर के थोड़े फासले पे बाजरे के आखिरी कोने पे आ गया और मैं चली गई। थोड़ी देर ही हुई थी हमको बैठे कि मेरी उम्मी मेरे पीछे आ गई। आसिम तो भाग के बाजरे में घुस गया और मैंने बहाना कर दिया जो दिन को कपड़े धो के डाले हुए थे, बाजरे की नुक्कड़ पे वो कपड़े समेटने लगी। उम्मी ने पूछा क्या कर रही हो? मैंने कहा उम्मी कपड़े लेने आई थी। उम्मी ने कहा रात के 12 बजे कपड़े लेने आई थी, सुबह उतार लेती। मैंने कहा उम्मी रात को कोई उठा के ले जाता तो फिर? उम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इस रात इतनी डर गई थी कि दोबारा आसिम को मिलने से तौबा कर ली। बाद में आसिम ने बहुत जोर लगाया कि एक बार तो मिलो, एक बार तो मिलो, लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर आसिम मुझसे दूर होता चला गया। कई दिन काल भी ना करता। मैं काल करती तो कोई ना कोई बहाना कर देता, कभी कालें पक ही ना करता। कई दिनों बाद आसिम की शादी की खबरें गर्दिश करने लगें कि अपनी खाला की लड़की से शादी कर रहा है। मैं तो बहुत ही की बकी हुई। मैंने आसिम को कॉल करके तस्दीक की तो कहता हाँ ये सच है, मेरी उम्मी अपनी भांजी से मेरी शादी करना चाहती है। मैंने इसे इसके वादे कस्में याद दिलाए, लेकिन उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ। मुझे इस दिन बहुत अफसोस हुआ खुद पे कि किस बुज़दिल लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। हालांकि मजबूर तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो अपनी बात मनवा सकते हैं।
मैंने आसिम से बहुत कहा कि अपनी उम्मी से मेरे बारे बात करें तो सही। आगे से आसिम कहता कि उम्मी से बात की है, उम्मी कहती है कि शहला अच्छी लड़की नहीं है। मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि आसिम मुझे बर्बाद अपने किया है, लेकिन आसिम ने मेरी एक ना सुनी और अपनी खाला की बेटी से शादी तय कर ली। जिस रात आसिम की मेहंदी थी मैं भी गई इनके घर। आसिम ने जब मुझे अपने घर में देखा तो किसी बहाने से मेरे पास आकर सरगोशी की के शहला मुझे हुजूम से थोड़ा साइड पे मिलो, जरूरी बात करनी है आपसे। मैं पहले ही भरी पीती हुई थी इस पे। मैंने इसे कहा कि मैं आपकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती और आप जरूरी बात करना चाहते हैं। दफ हो जाओ मेरे नजरों से। मेरा पारा हाई देख के आसिम खिसक गया। आसिम की शादी हो गई और कई दिन गुजर गए। मैंने काफी हद तक खुद को संभाल लिया। मुझे अफसोस होता था कि जब अहमद मुझसे शादी करना चाहता था और आसिम की बहन से शादी नहीं करना चाहता था, तो आसिम ने वही अपनी बहन की शादी मेरी वजह से ना होने पर मुझसे इंतकाम लिया है। मैं कभी कभार अपनी बहन जो आसिम की भाभी थी इसे मिलने इनके घर जाती थी और इनकी ज्वाइंट फैमिली थी। आसिम अपनी बीवी के सामने मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बात ना करती। मैं अपनी बहन से बात करती तो आसिम दरमियाने टांग उड़ा देता। आसिम की बीवी को शक हो गया कि आसिम का शहला के साथ कोई चक्कर है, जो आसिम शहला के अर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि आसिम की बीवी एक आम सी लड़की थी जबकि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बल्कि यूं कह लें कि अपने खानदान की सबसे हुसैन लड़की थी। आसिम की बीवी ने झगड़ा शुरू कर दिया कि शहला अब की वजह से हमारे घर आती है। जब मेरी बहन ने ये बात सुनी तो मुझे रोक दिया कि हमारे घर मत आया करे। आसिम की बीवी ऐसे ऐसे बातें करती है। मैंने आसिम के घर जाना छोड़ दिया। जब मैंने स्मार्टफोन लिया तो आसिम ने कहीं से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लिया और मैसेजेस करता, अपनी तस्वीरें भेजता, लेकिन मैं इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं हकीकत में रेजा रेजा हो गई थी, लेकिन मजबूत असाब की मालिक थी। किसी को महसूस तक नहीं होने दिया कि मुझ पे क्या कुछ बीती है। अहमद की फुफो ने अपनी बेटी की शादी अहमद से ना होने पर मुझसे ऐसा इंतकाम लिया कि मेरी शादी की बंदिश करवा दी काला जादू से कि कोई इससे शादी करे ही नहीं। अब मेरी उम्र 28 बरस हो गई है। लंबा कद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, हुसैन और जमील पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता, बल्कि कोई रिश्ता आता ही नहीं। मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैं खूबसूरत थी और अहमद की फूफो की बेटी खूबसूरत ना थी।